सुभा जी, आप नेक्स्ट। बताइए कैसा आपका अनुभव रहा आज बहुत अच्छा का? रहा। बहुत अच्छा है, और जो भी आप करवा रही हैं, अगर सब सब कोई नियम से करें तो उनकी 50% बीमारी तो दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो बहुत इस क्षेत्र में नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है। तो अनुभव ज्ञान भी आप अभी कर रहे हैं योगा के द्वारा, तो आप और अच्छे बेहतर ढंग से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं शोभा जी। हाँ, और हम देखते हैं जो लोग 90s में मेरी ऑफिस में आते हैं ना, जी। इनवेरिएबली सब में एक चीज कॉमन होती है कि उनका लाइफ डिसिप्लिन है। वो वॉक जरूर करते हैं और कोई ना कोई तरह का वो लोग व्यायाम करते हैं। यही दोनों तीनों चीजों से सबकी लॉन्गिविटी बढ़ती है, और अच्छी लॉन्गिविटी, ये नहीं कि आप बिस्तर पर पड़े रह के जिंदा रहें। जी, बहुत अच्छा आपने बता रहे हैं शोभा जी। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज साथ में योगा प्रैक्टिस अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे इंडिया में भी बहुत जागरूकता की जरूरत है शोभा जी। मैं देख रही थी घर में महिलाएं हैं, बट अभ्यास थोड़ा कम कर रहे हैं, पर योगाभ्यास। नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं तो इतनी जागरूकता देख रही हूँ। जब मैं इंडिया छोड़ के 40 साल पहले आई थी, उस समय औरतों का क्या मोटिव होता था, घर में खाना बनाना, बच्चों को करना, और आज आपके हर सेशन में 40 से 50 औरतें जुड़ी हुई हैं। जिसको देखो, मैं ये करती हूँ, इतने साल से कर रही हूँ मैंने तो। हाँ, इम्प्रूवमेंट और हो सकता है, पर पहले से जागरूकता बहुत बड़ी है। जी। और मैं आज हम रिक्वेस्ट करेंगे अंकल को भी, थोड़ा सा वो अगर आए और ओम हाँ, शिव कुमार भैया को बोलिए कि वो कुछ बोलें। उनके जितना अच्छा योग के ऊपर कोई नहीं बोल सकता है। वो हम लोग को 30-40 साल पहले वो हमको मोटिवेट करते थे, आज हम निकाले। जबकि अब तो मेरी मौसी की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, पर वो 40 साल पहले आई थी, तो पहले योगा का पहली बार हमको जो अनुभव हुआ था उन्हीं से, मैंने उनसे सारा टेप किया था। आज हम वही निकाल के देख रहे थे। इसलिए बोलिए शिव कुमार भैया तो बोले ही कुछ। हाँ, अंकल आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप स्क्रीन ओपन मतलब कैमरा ऑन कर ले और सभी को थोड़ा सा मोटिवेट करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हो पाएगा क्या वहां से? अभी शायद अंकल मुंगेर में ही है। हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? वो वीडियो और वो दोनों बंद किए हुए हैं, अपनी तरफ से खोलें तब। हाँ, नहीं हो सकता होगा लग रहा है। ऑन म्यूट करके थोड़ा सा आवाज के साथ भी हमें मैसेज दे दे अंकल। नहीं हो पाएगा आई थिंक। वो है लेकिन पॉसिबल नहीं होगा वो स्थिति में, लग रहा है। अच्छा। तो चलिए ये नेक्स्ट क्लास के लिए अब हम थोड़ा सा बता देते हैं, बीपी के ऊपर होगा। और सुभा जी, आप थोड़ा बीपी के ऊपर हमें जानकारी और थोड़ा सा करा दीजिए। आप तो इस फील्ड में डॉक्टरी भाषा में कुछ बताइए, ताकि फिर उसको हम यौगिक तरीके से समझाएं सभी को। ब्लड प्रेशर जो है, इसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो थोड़ा बहुत हमको अंग्रेजी वर्ड यूज करना पड़ेगा, जो ब्लड वेसल्स है वो एकदम स्टिफ हो जाती है, वो उतनी लचीली नहीं रहती है। तो इसलिए जो है अंदर का प्रेशर, नली के अंदर का बढ़ने लगता है। और अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। तो अगर किसी तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है तो उसका बहुत इफेक्ट, खराब इफेक्ट शरीर पर होता है। हार्ट फेलियर हो सकता है उसके कारण। पर अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, शुरुआत में अगर आप नमक कम लें, कैफीन कम लें, एक्सरसाइज करें, और हम्म, यही नियमित लाइफस्टाइल, वजन वगैरह है तो नहीं लें। स्मोकिंग का प्रॉब्लम तो इंडिया में उतना नहीं है, यहाँ ज्यादा होता है, तो लोगों को बोलना पड़ता है स्मोक नहीं करें, क्योंकि उन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। और अगर है भी किसी को, तो उसको नीचे लाना चाहिए, दवाई लेने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और एक जो मेरा अनुभव है,
इंडिया में बहुत कॉमन है। सब लोग बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है। वहां पर डॉक्टर्स को भी लोगों को सिखाने की दरकार है। वहां 140/90 बोलते हैं कॉमन है। हम लोग यहाँ पर कहते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर जो है 140 से नीचे 138 अगर आ जाता है, और या किसी का 85 से 88 के अंदर होता है, तो यहाँ फ्लैग हो जाता है। सब हम लोग को अस्पताल में, अपनी ऑफिस में उस पेशेंट को 1 महीने के अंदर अंदर देखना है कि इसका ब्लड प्रेशर और कैसे नीचे करें। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो एक तो हमने बताया हार्ट फेलियर हो सकता है, दूसरा है कि हार्ट का रिदम खराब हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो बहुत कॉमन होता है अगर हम नहीं कंट्रोल करें तो। और ये एक साइलेंट किलर है। अगर बहुत बार लोगों को हेडेक नहीं होता है, तो इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि हमको ब्लड प्रेशर के लिए दवा लेना जरूरी है। सोचते हैं कोई बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद फिर चेक कर लेंगे। लोग चेक ही नहीं कराते हैं, साल में एक बार भी चेक नहीं कराते हैं। उसमें किडनी डैमेज हो जाती है। बहुत बार लोगों को पता चलता है, जब किडनी डैमेज हुई तब पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसलिए अवेयरनेस, फिजिकल एग्जाम जरूर आदमी सबको कराना चाहिए अपने डॉक्टर के पास में जाके, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर इन सब चीजों से नहीं, ब्लड प्रेशर कॉमन चीजों से ठीक हो रहा है, तो दवाई लेने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर की। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। जागरूक, इससे जागरूकता बढ़ेगी। और एक मेरे मन में भी एक प्रश्न था। मैं इंडिया में अभी जैसे देख रही हूँ कि विटामिन्स के बॉडी पर बहुत कमी आ रहा है शोभा जी। जैसे B12 है, डी है, कैल्शियम है, बोन्स वीक होना, उसके लिए भी जानकारी दीजिए हमें। ऐसा है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, विटामिन B12 तो कम ही कम होता है, बहुत कम होता है। और किसी को अगर डायबिटीज है और अगर वो मेटफॉर्मिन वाली दवा ले रहे हैं, तो उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो विटामिन B12 जरूर लेना चाहिए, और उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग के फूड में, यहाँ तो हम लोग को फोर्टिफाइड होता है मिल्क वगैरह में, पर वहां पर जो है इंडिया में हम नहीं सोचते हैं कि कोई फूड में होगा। वो सब मीट वगैरह में होता है विटामिन B12, हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए उसको तो मुंह से ही लेना पड़ता है विटामिन B12। और विटामिन D कहने को तो सब कोई कहते हैं कि धूप में बैठो तो नहीं होता है, पर इंडिया में भी सबको कम ही होता है विटामिन D। तो विटामिन D भी लेना चाहिए सब कोई को। अगर देखें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अगर 25 से कम है तो उसको जरूर विटामिन D भी लेना चाहिए। और एक बार में मेगा डोज विटामिन D नहीं लेना चाहिए। बहुत बार लोग को हम देखें इंडिया में, वो लोग पुड़िया में पकड़ा देते हैं कि वीक में एक दिन आप विटामिन D ले लें। हम लोग वैसा ये यहाँ तब करते हैं जबकि आपका लेवल बहुत कम हो। ज्यादातर अगर आप थोड़ी मात्रा में डेली लें, वो ज्यादा अच्छा है। और विटामिन C वगैरह की कोई बात नहीं है, आपके खाने में मिल जाता है। पर मेनली यही दो विटामिन है, B12 और D, जो कि आदमी को, जिस पर ध्यान करना चाहिए। तो शोभा जी, कितना अंतराल में लेना चाहिए उसका भी जानकारी कराइए। जैसे विटामिन D है, यहाँ देखिए, तो वीकली वांसी बोला जा रहा है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि विटामिन D अगर 100 माइक्रोग्राम का आपको मिलता है वहां पर कैप्सूल इंडिया में, और अगर आप एक कैप्सूल डेली लेते हैं और आप सही में लेते हैं, मतलब ये नहीं कि मन में सोचते हैं लेते हैं और नहीं लेते हैं, उसको आप 3 महीने तक लें और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट करा के देखें। अगर आपका ब्लड टेस्ट ठीक है तो बस वही लेते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन D भी अच्छा नहीं है। हम्म। तो ये आजीवन लेना है 100, ये जो तो आप। लेना चाहिए लोगों को। जैसे आप खाना खाते हैं लेइए, पर पीरियोडिकली ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। क्योंकि हम देखते हैं अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं तो कभी कभी लेवल बढ़ जाता है, फिर हम लोग को कम भी करना पड़ता है। और जिनका अगर नॉर्मल आ जाए वो छोड़ सकते हैं विटामिन नहीं, डी। वो तो फिर कम हो जाएगा। नॉर्मल आ जाने पर वो तो फिर कम हो जाएगा। हम्म। और B12 को कितना दिन लेना चाहिए शोभा जी? B12 को तो हमेशा लेना चाहिए। B12 ज्यादा आप लेंगे तो पेशाब में निकल जाता है। उसको ज्यादा लेने से खराबी नहीं है। विटामिन D में ज्यादा लेने से खराबी है, विटामिन B12 में खराबी नहीं है।
आप वीक में 2-3 दिन भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हैं तो ठीक है, पर एक बार ब्लड टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि आपका लेवल कम है कि नहीं। हम्म। और अगर लेवल ठीक है तब दरकार नहीं है। ये सब जानकारी इसीलिए चाहिए शोभा जी, क्योंकि मैं योगा सिखा रही हूँ, बहुत सारे हमारे साधक हैं, हड्डियों में दर्द है, कमजोरी है, योगा कर रहे हैं। तो प्रॉपर ये टेस्टिंग करके अगर थोड़ा सा मेडिसिन का भी हेल्प लें तो वो उनके हेल्थ को और काफी मात्रा में सुधार सकते हैं। हाँ, थोड़ा ये कैल्शियम भी जानकारी बहुत ही लाभदायक है सभी के लिए, कि कितना हाँ, मात्रा में लें, कब लें, कैसे लें। स्त्रियों को जबकि मेनोपॉज हो जाता है ना, कैल्शियम भी लेना चाहिए विटामिन के साथ साथ। कैल्शियम कैसे लेना है, वीकली कितना दिन ले सकते हैं वो शोभा जी, कि ऐसा महीने? है ना कि अगर आपका खाना हेल्दी है तो थोड़ा कैल्शियम तो आपको दूध दही से भी मिल जाता है, वहां पर बने जो लोग लेते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर एक आती है विटामिन सेंट्रम सिल्वर अल्ट्रा फॉर वेमेन above 50, उसमें विटामिन डी 800 से 1000 यूनिट होता है, और कैल्शियम उसमें 500 होता है, थोड़ा उसमें कम कैल्शियम होता है। एक भी अगर कैल्शियम की गोली आप 600 मिलीग्राम की ले लेती हैं और साथ में खाना सप्लीमेंट करते हैं तो ठीक है। बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं शोभा जी। ये थोड़ा सा हमें हेल्थ इंप्रूव करने के बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि हम खुद को मेंटेन कर सकें। डायबिटीज के लिए भी बहुत अवेयरनेस होना चाहिए, इंडिया में इतनी ज्यादा डायबिटीज है। तो डायबिटीज के जो मेडिसिन खा रहे हैं शोभा जी, क्या वो हार्मफुल होते हैं? मेडिसिन तो खाना ही पड़ता है, थोड़ी दिन बाद हमने देखा है किडनी पे भी उसका बैड इफेक्ट होता है। ऐसा है ना कि अगर आप ब्लड शुगर की दवा न लेते हैं और आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे जो आपको नुकसान है वो कोई दवाई से नुकसान नहीं हो सकता। और हर आदमी का तो अपना बॉडी का मेकअप होता है कि हम्म। कैसा उसके बॉडी पर टॉलरेट करता है, तो वो आदमी कैसा टॉलरेट करता है। पर डायबिटीज की आजकल इतनी अच्छी अच्छी दवाई हैं। पहले तो केवल डायबिटीज की दवाई होती थी कि वो दवाई लो तो जैसे चाबुक घोड़े को मारते हैं, वो पैंक्रियाज को चाबुक मार रही है कि इंसुलिन निकालो इंसुलिन निकालो। पर आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी दवाई है, क्योंकि लोगों को पता है कि ब्लड शुगर कहाँ कहाँ बनता है, मसल में बनता है, किडनी में बनता है। तो दवाइयां हैं, कुछ जो हैं मसल पर काम करती है, कुछ लीवर पर काम करती है, कुछ किडनी पर काम करती है। तो केवल शुगर लोअर नहीं करती है, और भी तरह में हार्ट अटैक इस सब का भी प्रिवेंशन करती है। इतनी अच्छी अच्छी दवाई निकल गई है। मेन गोल है कि आपको अपना वजन ठीक रखना है, आपको खान पान सही करना है, और दवाई लेना है, और आपका हीमोग्लोबिन A1C आपको एकदम रेगुलर जो है 6.5 से नीचे रखना है। क्योंकि ये सब साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलेगा। डायबिटीज हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर की बीमारी है, पर ये ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, ये ब्लड वेसल्स की बीमारी है। इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है। अब सोचिए, दिमाग में ब्लॉकेज होगा तो आपको स्ट्रोक होगा, लकवा होगा। आंख में होगा तो आप अंधी हो जाएंगे। हार्ट पर होगा तो आपको हार्ट अटैक होगा। किडनी में होगा तो किडनी फेलियर होगा, लीवर में लीवर मरेगा। तो जहां का ब्लड वेसल बंद हुआ वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। और आपको उसमें कोई सिम्टम तो होता नहीं है, ब्लड शुगर आपका 300 भी रहेगा तो शुगर नहीं, सिम्टम नहीं होता है। जब आप चेक कराएंगी तभी आपको पता चलेगा। हम्म। इसलिए, और इंडिया में तो इतनी सुविधा है, हम देखे हैं साल में बहुत कम पैसों में हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में पूरा बदन का चेकअप करते हैं। तो हम्म। वो सब चेकअप तो जरूर करा के फिर जो प्रॉब्लम मिले डॉक्टर के पास आप जाइए, पर नियमित रूप में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी। एक और जानकारी ले लेते हैं सुशीला जी, कैलोस्ट्रोल का यहाँ पर बहुत चल रहा है अभी इंडिया में भी। हाँ, कैलोस्ट्रोल के बारे में भी थोड़ा जानकारी करा दें शोभा देखिए, जी। कोलेस्ट्रॉल भी वही चीज है। क्या है कोलेस्ट्रॉल? ब्लड वेसल्स में जा करके ब्लॉकेज करता है। यहाँ किसी को अगर डायबिटीज होती है ना, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या ना हो हम लोग तुरंत उसको दवाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम टेस्टिंग करेंगे कि आर्टरी में ब्लॉकेज है कि नहीं,
हम बड़ी बड़ी जो आर्टरीज हैं उसी को चेक कर सकते हैं, जो पतली पतली आर्टरी है उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट तो सभी जगह होगा ना। तो सर्टेन कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की दवा आपको लेनी पड़ेगी, जैसे डायबिटीज है उसमें लेनी ही पड़ेगी। आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है और साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हम लोग का सर्टेन नंबर है कि उससे बेसी है नंबर, जो कि आप अपना बिहेवियर के चेंज के कारण नहीं कम हुआ है, तो जरूर दवाई लीजिए। और एक बात बोले, जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल को नियमित करना बहुत इजी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल प्रोडक्ट से आता है। तो जो दूध लेंगे पूरा मिल्क वाला, यहाँ तो आता है दूध स्किम मिल्क आता है जिसमें फैट निकाला हो, यहाँ तो दही भी मिलती है, ग्रीक योगर्ट मिलता है जिसमें फैट नहीं है, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा, फैट का डर ही नहीं है। तो इसीलिए जो वेजिटेरियन डाइट है उनको तो केवल दूध से ही जाएगा, दूध प्रोडक्ट से ही जाएगा, एनिमल प्रोडक्ट से ही जाएगा। अगर वो उसको कंट्रोल कर देते हैं कि उसमें फैट नहीं है, तो एटलीस्ट बाहर से उनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी, अनलेस कि उनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो इसलिए डाइट से बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हैं, पर अगर नहीं हो रहा है तो दवाई लेने में मत हिचकिए, क्योंकि ये सब बहुत, यहाँ पर जब हम आए थे 30-40 साल पहले, इतना हार्ट अटैक होता था, हर समय इमरजेंसी रूम में हम लोग भागते ही रहते थे कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ। पर ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल, इस सब के कारण आजकल हार्ट अटैक इतना नहीं देखने को आता है पहले की तुलना में। बहुत बिहेवियर चेंज हुआ है, फिर भी होता है। आधे से ज्यादा लोग तो हार्ट अटैक के अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते, सडन होता है। पर अगर आप लोग चाहेंगे हार्ट अटैक के बारे में, और खास करके एशियन वुमेन में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं अपनी बेटी से बोल सकती हूँ, वो कार्डियोलॉजिस्ट है स्टैनफोर्ड में, और एशियन वुमेन के हार्ट के इस पर ही वो काम करती है। बहुत कभी बहुत आप, दीदी, जरूर उनका वेबिनार रखवाना चाहेंगे, तो हाँ मैं तो आपसे समय और सुविधा लेके उस पर कार्य करूंगी। हाँ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, आज बहुत सी जानकारियां आपके थ्रू हमें मिली। और आज कैंसर जागरूकता दिवस है, तो उसी के लिए हमने हमारी डाइटिशियन निशु अग्रवाल गर्ग को बुलाया है,